हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन लेक्चर्स। तो हम कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ थे जिसमें हम लोग ने मीजल्स को, डिप्थीरिया को एंड डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारे पास स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी व्हाइट बोर्ड पे पर्ट्यूसिस लिखा हुआ है, यानी कि एक तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन से पहले हर बार की तरीके से कुछ 2 लाइन मोटिवेशनल होनी चाहिए। तो जो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग स्टार्ट करे हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करना चाहिए, तो प्लीज बी पेशेंट। हर बार की तरीके से मैं बोलती हूँ कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। किसी किसी को एक बार में मिल जाएगी, किसी किसी को बहुत कठिनाइयों के बाद में, बहुत स्टेप्स, बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिलेगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस हैं, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी। तो इस बार भी कुछ लाइन यही है आपके लिए। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो आलोचना, प्रशंसा और बाधाएं महत्वहीन हो जाती है। तो अगर आपका एम ही आपकी प्रायोरिटी है तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, कितने घंटे तक आपने पढ़ाई करी, बस पढ़ रहे हैं। एम क्लियर है कि मुझे क्रैक करना है 2026 में। अपने माइंड में सेटअप रखिए। ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी छोटी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स। विदाउट प्रॉब्लम्स लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चीजों को चलने के लिए हम जब किसी रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो यही समझिए कि लाइफ को चलने के लिए हर्डल्स हमारे क्या है? फ्रिक्शन है। ये हर्डल्स आ रहे हैं तभी आप आगे बढ़ पा रहे हैं। हर्डल्स आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने देख भी लिया बढ़िया सा कोट, और हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर्स में पर्ट्यूसिस की तरफ। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। पर्ट्यूसिस अदर नेम क्या है? क्योंकि हमने देखा था, जैसे हमने डिप्थीरिया पढ़ा था और हमने मीजल्स पढ़ा था, 3 डेज फीवर, 3 C's फेमस था, उसमें कॉप्लिक स्पॉट फेमस था। वैसे ही पर्ट्यूसिस में भी फेमस चीज है। इसको हम लोग अदर नेम जो होता है इसका, इस डिजीज का है, वो है वूपिंग कफ। ओके, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। ठीक, और क्या इसको हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग और बोलते हैं 100 डेज कफ। बहुत ज्यादा दिन तक कफिंग होती है, 100 डेज कफ। ठीक, ये तो नेम हमें पता चल गया इस डिजीज की। ठीक, अब हमारे पास आता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। क्योंकि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसका हमने हमेशा चीज याद रखी, पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ही। कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, या फिर इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या है उसका। तो कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारा? कॉजेटिव एजेंट जो हमारा पर्ट्यूसिस का है वो हमारा आता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। एक टाइप का बैक्टीरिया है, यानी बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। ओके, सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे, जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें जो पूछे जाते हैं इसमें डायरेक्ट लाइन ऑफ क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्टेट लेवल में कॉजेटिव एजेंट पूछ लेगा, इन्फेक्टिविटी पीरियड आते। नॉर्सेट में भी है कि आपको जंबलिंग करके दे देंगे एंड आपको मैच द फॉलोइंग करके उसमें ABCD, A का 1, B का 2, ठीक है, तो ये करके भी आते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं। कॉजेटिव एजेंट, अच्छा, वूपिंग कफ का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं वो पॉइंट बता रही हूँ। ये लेक्चर आप, अगर आपके PU होते हैं, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स हो रहे, प्री यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स हो रहे, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल के जो हमारे रेलवे के पेपर्स होते हैं, अगर उसमें भी हो रहे, आप इतना पढ़ लेंगे ना इस लेक्चर का, RN लेक्चर्स का, सफिशिएंट नहीं, मोर देन इनफ है आपका। ओके, तो हम यहाँ पे इरेज करते हैं इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो प्लीज इसलिए मैं यही बोलूंगी आपसे कि लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस है हमारा।
उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी लिख रही हूं मैं, एमओटी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका? ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होता है, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की हो, ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। स्नीजिंग करेगा तो उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज पॉइंट नहीं बताया, बोट्यूडिला पर्ट्यूसिस जो होता है वो एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। ठीक है, आई होप सो आपको स्क्रीन में क्लियर हो रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, जहां पे आपको क्लियर ना हो, कोई भी ऐसी वीडियोस हो जहां पे आपको कुछ भी क्लियर ना हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ओके, ठीक है, उसको हम फिर और नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास आ गया ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, BACCILLI। ठीक, अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है इंक्यूबेशन पीरियड, कि ये इंक्यूबेट सबसे ज्यादा मतलब इंक्यूबेशन इसका क्या पीरियड होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 7 days to 14 days, आपको कहीं लिखा हुआ दिखेगा 7 days to 14 days। एंड अगर आप रिंपल शर्मा बुक में जाएंगे पीडियाट्रिक्स की, तो वहां पे आपको लिखा दिख रहा होगा 1 day, यानी फर्स्ट डे से 14 days। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपको आता है, अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो आप ये प्रायोरिटी देना। ठीक, ठीक है, समझ गए? अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये और बाकी 10 ऑप्शन है, तो आप कोई भी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसमें टिक करना। 1 day to 14 days के लिए होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इट इज मोर कॉमनली, मतलब हम देखें तो ये सबसे ज्यादा लेट विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग में कॉमन होता है, यानी कि मोर कॉमन इन लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम समझेंगे, क्लिनिकल फीचर्स है क्या, तो आप आई थिंक ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड में देख के, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स को समझने के लिए मैंने बहुत अच्छा सा निमोनिक तैयार करा है जिसे आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हेडिंग डाल लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, हमारी बात होगी यहाँ पे। इसके लिए बहुत अच्छा सा निमोनिक है आप लोग के लिए। अब वो निमोनिक चलिए देख लेते हैं क्या है। वो निमोनिक है CPC, याद रखिएगा, CPC, सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, CPC है, याद रखिएगा CPC। अब CPC को चलिए समझते हैं CPC है क्या। तो C यहां पे स्टैंड्स फॉर कैथारल स्टेज। ठीक है, कैथारल फेस, जो कि स्टार्टिंग हमने बात करी थी जब हमने मीजल्स को समझा था, तो उसमें फर्स्ट फेज क्या थी? कैथारल फेस थी, ज़ैंथिमा फेस, एनांथिमा फेस, हमने पढ़ा था। तो ये क्या है? कैथारल स्टेज है, CATARRHAL, कैथारल स्टेज। ओके, फिर P कौन सी स्टेज है? P है पैरोक्सिमल फेज या फिर स्टेज। एंड अनदर C इज कन्वल्सेंस फेज।
फेज स्टेज या फिर फेज या फिर स्टेज, जो भी आप लिख रहे हो तो उसको तीनों में वही कंटिन्यू करें। अब हम इस तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, ये तीनों स्टेज में क्यों हमने इसको डिवाइड करा। ठीक है, तो समझते हैं, चलिए बहुत अच्छे तरीके से। फेजेस आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी, पैरोक्सिमल, कन्वल्सेंस एंड कैथारल स्टेज। अब कैथारल स्टेज में क्या क्या चीजें कैसे स्टार्ट होती है, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, और ये मोस्ट इन्फेक्टिव फेज होती है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये मोस्ट इन्फेक्टिव फेज है। कैसी है? मोस्ट इन्फेक्टिव फेज। इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसी फेज में अगर हम चाइल्ड को आइसोलेट कर दे तो ये फर्दर स्प्रेड नहीं करेगी, कम्युनिकेट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कैथारल स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? कोल्ड होता है, फीवर होगा, ठीक है, देन स्नीजिंग, देन होता है हमारे पास रनिंग नोज, रनिंग नोज होगा इसमें हमारा, ठीक है, और क्या होता है? लैक्रिमेशन यानी टीयरी आईज, हम कहते हैं लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन यानी टीयरी आईज, लैक्रिमेशन यानी टीयरी आईज। ओके, फिर क्या है? एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और क्या चीजें देखने को हमको मिल सकती, और चीजें होती अनईजीनेस, 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 सीवियर कफ होता है, इतना सीवियर होता है कि बच्चा जो होगा वो लेट नाइट तक कफिंग करेगा। ठीक है, बच्चा जो होगा लेट नाइट तक कफिंग करेगा, कभी कभी ये लीड कर जाएगा, लेट नाइट तक होता है, लेट नाइट, ज्यादातर रात में होता है और ज्यादा देर के लिए होता है, और ये चोकिंग की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, वोमिटिंग की तरफ। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नहीं दिख रहा, हम बोर्ड को आगे कर ले ताकि आपको दिख जाए। ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि हमने कैथारल स्टेज को कैसे समझा है? कोल्ड एंड फीवर है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, लैक्रिमेशन है, एनोरेक्सिया है, अनईजीनेस, सीवियर कफ को हमने डिस्कस करा है, लेट नाइट जो लास्ट करेगा और जो लीड कर जाएगा, इतना सीवियर होगा कि बच्चे को चोकिंग या वोमिटिंग हो सकती है। देन हमारे पास आता है पैरोक्सिमल फेज। पैरोक्सिमल फेज में क्या होता है? पैरोक्सिमल फेज जो होता है, ब्रोंकाइटिक्स, जो भी कफिंग होती है इतनी सीवियर एंड रैपिड हो जाती है, जो कि 15 to 24 मिनट्स तक, अगर 24 घंटे की बात करें तो इतनी सीवियर कफिंग होती है कि वो 15 से 20 मिनट तक 24 घंटे में एक बार खांसते हैं, 15 से 20 मिनट तक खांसता ही रहता है, खांसता ही रहता है। और चाइल्ड जो होता है वो इरिटेट होने लगता है, डीप इंस्पिरेशन से डीप इंस्पिरेट करने लगता है, बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ठीक है, तो इसमें हम कफिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी? सीवियर हो जाएगी। ठीक, सीवियर हो जाएगी, इतनी सीवियर होगी, कितनी? कफ करेगा फॉर 15 to 20 मिनट्स इन 24 आवर्स। ठीक, डीप इंस्पिरेशन करेगा, गहरी गहरी सांसें लेगा, इसमें कफिंग की वजह से थक जाएगा तो वो डीप इंस्पिरेशन, उसकी सैचुरेशन फॉल भी कर सकता है इसमें। ठीक, और इसमें वही वूपिंग कफ, इसी को हम वूपिंग, हाई पिच जो कफिंग होगी ना, जब वो गहरी गहरी सांस ले रहा होगा तो हमें क्या होगा इसमें, जब डीप इंस्पिरेशन कर रहा होगा तो उसको एक साउंड, हाई पिच्ड साउंड सुनाई पड़ेगी, हाई पिच्ड साउंड बच्चे में ऑब्जर्व होगी। ठीक है, रेडनेस ऑफ फेस, ठीक है, यहां पे ये कंप्लीट होता है। और पफनेस ऑफ आईलिड्स भी हम इसमें देखने को मिल सकता है, कभी कभी एग्जॉट, पफनेस ऑफ आईज हो जाएगा, पफनेस ऑफ आईज, आईज में स्वेलिंग हो जाएगी। देन एग्जॉशन, एग्जॉस्ट मतलब थक जाएगा मरीज, इतना खांसेगा, इतना खांसे, एग्जॉशन। ठीक, अब कन्वल्सन फेज कैसी होती है? कन्वल्सन फेज में क्या होता है? पेशेंट जो होता है वो
रिकवरी की तरफ चलता है। पेशेंट क्या होता है, जो बच्चा होता है वो रिकवरी, पेशेंट चाइल्ड मूव टूवर्ड्स रिकवरी, मतलब धीमे धीमे जो कफिंग का फेज था वो धीमे धीमे खत्म होने लगेगा, मतलब कम डेज टाइम का हो जाएगा, प्लस कम बार कफिंग करेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, कफ जो कि डिक्रीज हो जाएगी 6 to 8 वीक्स में, 6 to 8 वीक्स में धीमे धीमे करके, मतलब कम देर के लिए खांसेगा और ज्यादा वीक्स में, मतलब एक हफ्ते में जैसे हमारे पास 15 से 20 मिनट तक खांसा था तो 5 ही मिनट खांसेगा, फिर अगले हफ्ते में 3 मिनट, उसके बाद 1 मिनट, तो धीमे धीमे करके खांसी उसकी जो कॉफिंग होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें हमने देखा CPC, ठीक है। CPC समझा है, CPC है क्या, कैटारल स्टेज, पैरोक्सिमल स्टेज, कन्वल्सन स्टेज, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस किस में सबसे ज्यादा, रेस्पिरेटरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे देखने को मिलेगा और GI सिस्टम पे भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे, फिर सिंपली नेक्स्ट टेटनेस को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस भी हम थोड़ा सिस्टम वाइज ही डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी में, ठीक, न्यूरोलॉजिकल में, न्यूरो में, एंड देन GI में, ठीक। रेस्पिरेटरी में क्या हो सकता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस, निमोनिया हो सकती है, होती है, एस्थमा, देन सर्जिकल एम्फाइसीमा, ये हम MSN में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, सर्जिकल एम्फाइसीमा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ब्रोंकाई एक्टिसिस, ब्रोंकाइस का फॉल डाउन हो जाना, ठीक है, ब्रोंकाई एक्टिसिस, ठीक है। तो यहां से समझ में आया रेस्पिरेटरी के, इसमें हम लोग एक निमोनिक याद कर सकते हैं, पास बी, PAS, एंड देन बी, पास बी इसको मिला है। न्यूरो में क्या होगा कि पेशेंट जो होगा, बच्चा इतनी सीवियर कफिंग होगी, सीवियर कफिंग की वजह से ड्यू टू सीवियर कफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इट इज अ लीडिंग कॉज, नॉट अ डायरेक्ट कॉज हम कह सकते हैं, ठीक। हेमरेज हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, सीवियर कफिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारा कन्वर्जन्स एंड एनसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है, एनसेफेलोपैथी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन्स एंड एनसेफेलोपैथी हो सकता है, ठीक है। GI में क्या होगा, इतनी कफिंग करेगा कि रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के इतना सीवियर 15 से 20 मिनट तक खांसना, लगातार खांसना, इतना खांसना कि हाई पिच साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, तो सोचिए उसकी बॉडी में जो भी लोअर एब्डोमिनल प्रेशर होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे के जो भी डाउनवर्ड्स ऑर्गन्स हो सकते हैं वो प्रोलैप्स कर सकते हैं, तो हर्निया हो सकती है, रेक्टल प्रोलैप्स। कॉम्प्लिकेशंस है, ये लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर अनट्रीटेबल रही हमारी वूपिंग कफ, ठीक। डिहाइड्रेशन, एंड यस, बच्चों की बात करी गई है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें चोकिंग या एक्सेसिव कफिंग कर रहा है तो बच्चा वोमिटिंग रिफ्लेक्स भी देगा, वोमिट रिफ्लेक्स देगा, जिसकी वजह से माल वोमिटिंग भी कर, कोई भी चीज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, खाएगा ही नहीं, पहले बार तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, तो सीवियर माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लिकेशंस रेस्पिरेटरी के डिस्कस हो गए, न्यूरो के डिस्कस हो गए एंड GI पे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पर्ट्यूसिस कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहीं पे इसको डिवाइड कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे हम फार्माकोलॉजिकल देख लेंगे, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल, फार्मा, ठीक, और ये नर्सिंग पे देख लेंगे, ठीक है। तो पहले फार्मा की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। फार्मा की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो सबसे ज्यादा कैटारल स्टेज में हम एरिथ्रोमाइसिन, सबसे ज्यादा जो ड्रग दी जाती है बच्चों में एरिथ्रोमाइसिन ड्रग होती है, और ये इसमें भी सब स्पेशली इस्टोलेट ईस्टर करके दी जाती है। 40 to 50 mg पर kg पर डे ओरली दी जाती है। इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है? एरिथ्रोमाइसिन। मेनली कौन सी? नेम बस याद रखने की जरूरत है, ईस्टोलेट ईस्टर। कितनी देते हैं? 40 to 50 mg पर kg। बच्चों की यहाँ पे बात हो रही क्योंकि सबसे पर डे के हिसाब से कितने दिन के लिए ओरली देते हैं? फॉर 14 डेज, ठीक है, 14 डेज के, तो 14 डेज के लिए देते हैं। नेबुलाइजेशन सैल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइज करना है, ठीक। फीवर है तो हम लोग को पीसीएम टैब्स नहीं, पीसीएम सिरप्स देनी है, सैल्ब्यूटामॉल क्यों? नेबुलाइज के लिए, ठीक। NEB लिख रही हूं मैं यहाँ पे। और क्या चीज हम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं, तो कफिंग को सप्रेस करे। एंटी हिस्टामिनिक दे सकते हैं, सप्रेसेंट्स एडवाइस होते हैं एंटी हिस्टामिनिक। अच्छा, ये देते हैं हम लोग अडल्ट में, बट अगर हम चाइल्ड की बात करें तो इसको हमको अवॉइड करना है। चाइल्ड में अगर हम बात करें, क्योंकि कफिंग हो रही, कफ को सप्रेस करने के लिए हम दे सकते हैं, बट ये चीज रिलायबल नहीं हो पाती, क्योंकि हमको मेन ट्रीटमेंट क्या करता है, हम लोग को ट्रीट करना है हम लोग को पर्ट्यूसिस का बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया नहीं ट्रीटेबल होगा तो कफिंग तो रहेगी, इन्फेक्शन तो रहेगा। हम फॉर द टाइम के लिए हम दे सकते हैं, बट इन चाइल्ड इट शुड नॉट बी यूज। ठीक है। नर्सिंग की बात आती है हमारे पास, तो नर्सिंग में सबसे पहले हम लोग को वेल वेंटिलेटेड रूम चाइल्ड के लिए रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेल वेंटिलेटेड रूम, ठीक। वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि कफिंग कर रहा है, कम्युनिकेट करेगी, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, ठीक है। बेड रेस्ट होना चाहिए, जायज सी बात है, हमको बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद हम लोग को वार्म, हम लोग को क्या करना है कि चिलिंग इन्वायरमेंट नहीं रखना, हम लोग को वार्म इन्वायरमेंट और सूदिंग इन्वायरमेंट रखना है। इन्वायरमेंट कैसा होता है? वार्म होना चाहिए और सूदिंग होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। देन सक्शन, अगर कफिंग करते करते सिक्रीशंस एस्पिरेट हो जाएं, सिक्रीशन एस्पिरेशन अगर हमको दिखता है तो सक्शनिंग हम लोग को रेडी रखनी है, सक्शन, ठीक है। सक्शन मशीन किट रेडी रखनी, सक्शन कैथेटर्स वगैरह बच्चों के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड बिल्कुल करनी, O2 सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे के पास या पेशेंट के पास। वाइटल्स तो मॉनिटर करने ही, ये तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए मॉनिटर। यहाँ पे मैं नर्सिंग मैनेजमेंट प्रायोरिटी वाइज नहीं लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ जस्ट। और कन्वर्जन्स के अगर होते हैं, कन्वर्जन जैसी स्टेज आ जाती है, तो बच्चों के पास हमको मदर को स्टे कराना है, प्लस साइड रेल्स वगैरह रेस कर देनी है हम लोग को, ठीक है। और कोई भी चीज हम लोग को, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी लिक्विड डाइट हम लोग को प्रोवाइड नहीं, ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। और इन्वायरमेंट को हमेशा, इन्वायरमेंट पे कोई भी चीज हार्मफुल नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। हार्मफुल इन्वायरमेंट में, इन इन्वायरमेंट अवॉइड हार्मफुल आर्टिकल्स। इरिटेटेड बच्चा है, मार भी सकता है, यूज भी कर सकता है, कफिंग करते करते वो खुद पे भी गिरा सकता है चीजें, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। स्मोक वगैरह, स्मोक अवॉइड करनी है, ठीक है, ऐसे वूपिंग कफ वगैरह की कम्युनिकेबल डिजीज में। और हमेशा हम लोग को ऑब्जर्व करना है क्या चीज? साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शंस के साइंस हम लोग को ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। जैसे वॉच वाइटल्स, वॉच एंड टेक वाइटल्स एवरी ईयरली,
ये हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट का पॉइंट। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो फार्मा आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जो मैंने समझाया, नर्सिंग समझ में आ गया। अब हम जंप कर रहे हैं प्रिवेंशन, कि हम इस डिजीज को प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो प्रिवेंट के लिए वैक्सीन है हमारे पास। वैक्सीन कौन कौन सी है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनी करके आती है हमारे पास, ठीक है। तो प्रिवेंशन का पॉइंट हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है पर्ट्यूसिस के ऊपर, ठीक। अब तक की हमारी 3 कम्युनिकेबल डिजीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्रिवेंशन हम क्या हो सकता है? प्रिवेंशन हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं ट्रिपलेट एंटीजेंस देकर, जिसे हम डीपीटी कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है ट्रिपलेट एंटीजन, ट्रिपलेट वैक्सीन होती है, ट्रिपलेट एंटीजन या फिर वैक्सीन देते हैं, जिसका हम नाम दिए हैं डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटानी, ठीक है। ये 3 डोजेस में दी जाती है, इसकी 3 डोजेस होती हैं। अब वो डोजेस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे, ठीक है। उसके बाद बूस्टर डोज, बूस्टर डोज इसकी देते हैं हम लोग कब? 18 मंथ्स पे एंड 5 इयर्स ऑफ एज पे देते हैं, ठीक। और बाकी हम पैसिव इम्यूनाइजेशंस इसमें करते हैं विद गामा ग्लोबिनिन। पैसिव इम्यूनाइजेशन किससे हो सकता है? गामा इम्यूनाइजेशन, गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया, प्रिवेंशन के डीपीटी वैक्सीन है, और हमारा कॉजेटिव एजेंट बॉटुलिला पर्ट्यूसिस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा, देन हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या है, स्टेजेस क्या है, सीपीसी मैंने बता दिया। डायग्नोसिस, हाँ डायग्नोसिस हम इसमें स्वैब कल्चर करते हैं, थ्रोट और नेजल का लेते हैं, जिसमें हम कल्चर मीडिया जो होता है बॉटुलिला पर्ट्यूसिस होता है। कल्चर मीडिया जो होता है बॉटुलिला पर्ट्यूसिस होता है। एक आज पोस्ट में डालूंगी जिसमें आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी वुपिंग पर्ट्यूसिस के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको पर्ट्यूसिस समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टेटानस। तो यानी हमारी डीपीटी 3 डिजीजेस 3 वैक्सीन के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर टेटानस होगा विद पैथोफिजियोलॉजी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।